वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, देखिए जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसको कहीं ना कहीं रैम में मेमोरी मिलती है। ठीक है, रैम में मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के लिए, प्रोग्राम को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब जो वो मेमोरी मिलती है वो दो तरीके से मिलती है, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, ये जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। मैं लिख देता हूं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। ओके, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, इसको बोलते हैं रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, या मैं कहूं कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब मैं बात करता हूं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की तो इसका जो वर्ड्स हैं उसके हिसाब से लगता है कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइल होने के दौरान, या मैं कहूं कंपाइल टाइम पे मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, और इसको जब पढ़ता हूं तो आता है रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, मींस जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तब मेमोरी एलोकेट होती है। और हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तब उसको रैम में मेमोरी एलोकेट होती है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि प्रोग्राम को मेमोरी तभी मिलेगी जब वो रन होगा या जब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके, तो फिर इसका मतलब क्या है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। देखिए कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, या मैं कहूं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तब इसका मतलब क्या है कि जो मेमोरी का एलोकेशन होगा वो तो रन टाइम के दौरान होगी। ठीक है, लेकिन मेमोरी कितनी एलोकेट होगी या कितनी कंज्यूम होगी वो डिसाइड हो जाएगा कंपाइल टाइम के दौरान। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं हाउ मैनी बाइट्स विल कंज्यूम in program decided on compile time। ओके, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि मेमोरी है वो कंपाइल टाइम के दौरान मिलेगी। देखिए अगर मैं बात करूं कंपाइलेशन प्रोसेस होती क्या है, ठीक है, तो हमने जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है कि जो हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, यानी कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ कोड है, इसको लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारी जो मशीन है, या मैं कहूं अपना जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या कोई भी मशीन हो, ठीक है, कोई भी हार्डवेयर हो, वो हमारा कोड समझ सकता है, हमारी जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस है उनको समझ सकता है। ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस का, या मैं कहूं कंपाइलर का सिर्फ इतना ही काम था। तो बताइए वो मेमोरी एलोकेशन का काम कहां से करेगा। ठीक है, ओके, तो कंपाइलर है, या मैं कहूं जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, वो ये डिसाइड हो जाएगा कंपाइल टाइम के दौरान कि कितनी मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, लेकिन मेमोरी जो एलोकेशन होगा वो एग्जीक्यूशन के दौरान होगा, रन टाइम पर ही होगा। ओके, एक बार फिर दोहरा देता हूं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मींस कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी ये कंपाइल टाइम के दौरान ही डिसाइड हो जाएगा, बट जो मेमोरी का एलोकेशन होगा वो रन टाइम पर होगा। ओके, अब देखते हैं कि जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है वो कैसे होती है, या मैं कहूं मैं प्रोग्राम में ऐसा क्या कोड लिखता हूं जिससे कि जो मेमोरी है उसका एलोकेशन स्टैटिकली होता है। ठीक है, हमारा जो ये वाला मेथड है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, इस वाले मेथड से होता है। देखिए मान लीजिए मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया x। ठीक है, देखिए मेरे को डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम है वो डेटा को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ओके, अब डेटा को कहां रखूंगा, वेरिएबल में ही तो रखूंगा ना। ठीक है, या मैं कहूं मेमोरी ब्लॉक में रखूंगा, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है x। ठीक है, अब ये x का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं हुआ है, यानी कि x किस टाइप का डेटा अपने अंदर रखेगा ये हमने नहीं लिखा है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मान लीजिए ये जो x है ये इंटीजर टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। ओके, जैसे ही मैं प्रोग्राम में ये वाला कोड लिखता हूं, इससे मेमोरी में क्या हलचल होगी कि ये जो
इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का कोई वेरिएबल है, या मैं कहूं इंट जो है वो 2 बाइट कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर मैं डोस बेस आर्किटेक्चर की बात करूं, हम यहां अपने C++ पे काम कर रहे हैं, यानी कि 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पे काम कर रहे हैं, तो जो इंटीजर है वो 4 बाइट कंज्यूम करेगा, ठीक है, 4 बाइट। ओके, तो मेमोरी में क्या होगा, एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा x, ठीक है, और वो अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। यानी कि जब कभी मैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखता हूं, यानी कि मैंने कोई भी वेरिएबल बनाए, चाहे मैं कैरेट टाइप का वेरिएबल बनाऊं, चाहे मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाऊं, या फिर मैं कोई एरे बनाऊं, चाहे वो int टाइप की हो जिसका नाम a हो और 15 उसके, या 154 उसका साइज हो, चाहे मैं फ्लोट टाइप का कोई एरे बनाऊं, ठीक है। ये मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूं किनका, इन वेरिएबल्स का। a वेरिएबल्स ही तो है जो कि इंटरनली सब्सक्रिप्टेड है 154 वेरिएबल्स में, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। ये भी वेरिएबल्स है f जिसका नाम है, ये ch वेरिएबल्स है। देखिए मैं यहां पे वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर रहा हूं, तो आप लोगों को एक चीज क्लियर करके रखनी है कि जब भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए कोई वेरिएबल्स बनेंगे, उनका जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो स्टैटिकली होगा, इस मेथड से होगा, ठीक है। और उन वेरिएबल्स का कुछ ना कुछ नाम होगा। देखिए x का कुछ नाम है, ch का कुछ नाम है, f का कुछ नाम है, और इस एरे का भी कुछ नाम है, और इस d फ्लोट टाइप की जो एरे बनाई है इसका भी कुछ नाम है d, ठीक है। ओके, यानी कि हमें पता लग गया कि किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी वो स्टैटिकली होगी या डायनेमिकली, ये बात करेगा उस वेरिएबल के क्रिएशन पे। अगर मैं उसका डेटा टाइप डिक्लेरेशन करते हुए बनाता हूं तो उसका जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो स्टैटिकली होगा। ओके, और एक बात जो है वो आप लोग ध्यान रखिए कि जो मेमोरी एलोकेशन होगा उसमें स्टैटिक वाला फॉर्मेट हम तब यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं कहूं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज हम कहां करेंगे। देखिए जब मेरे पास डिसाइडेड डेटा है, ठीक है, मेरे पास डिसाइडेड डेटा है, यानी कि कोई शख्स आता है मेरे को कहता है कि आपको मेरे लिए एक प्रोग्राम बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है कि मैं अपने 100 स्टूडेंट्स का डेटा उनमें रख सकूं, ठीक है। ओके, देखिए स्टूडेंट डिसाइडेड है 100, ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे, तब हम यूज करेंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। ओके, देखिए मान लीजिए हमने प्रोग्राम बना दिया कि वो जो प्रोग्राम है या जो सॉफ्टवेयर है वो 100 स्टूडेंट्स का डेटा अपने अंदर सेव करेगा या रखेगा, या 100 स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करेगा। ओके, या फिर कभी ऐसा कुछ होए, ठीक है, कि या मैं कहूं किसी साल उसके पास सिर्फ 50 स्टूडेंट या कहूं मैं 90 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, ठीक है। देखिए हमारे सॉफ्टवेयर की जो कैपेसिटी है वो है 100 स्टूडेंट्स के डेटा को मैनेज करने की, ठीक है, और अब उसको स्टूडेंट्स मिल रहे हैं 90, यानी कि उसको डेटा मिल रहा है वो 90 स्टूडेंट्स का मिल रहा है, तो जो 10 स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करने वाली जो मेमोरी जो शेष बच गई है वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। इस बेकार मेमोरी को बचाने के लिए एक नया मेथड डेवलप किया गया जिसका नाम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। यानी कि देखिए मेमोरी, इस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाले मेथड में क्या होता है कि मेमोरी कितनी एलोकेट होगी ये कंपाइल टाइम के दौरान ही बता दिया। देखिए अगर मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स के नाम मेरे को स्टोर करने हैं तो मैं एक एरे बनाता हूं कैर टाइप का, ठीक है, उसमें मेरे को स्टूडेंट का नाम लिखने हैं 100 स्टूडेंट्स के नाम, और हर स्टूडेंट के नाम में ज्यादा से ज्यादा 25 जो कैरेक्टर होंगे वो होंगे। देखिए, ठीक है, ये है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्योंकि मैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए बना रहा हूं। ओके, और इसमें डिसाइडेड है कि भाई 100 स्टूडेंट हैं, उनका नाम चाहिए। मान लीजिए अब 90, देखिए कंपाइल टाइम के दौरान डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, कितनी मेमोरी चाहिए, यानी कि 100 स्टूडेंट्स का नाम चाहिए और हर स्टूडेंट के नाम में 25 कैरेक्टर आप डाल सकते हैं, तो 25 इंटू 100, इसका मतलब है 2500 जो बाइट होंगी वो रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। ओके, लेकिन अब प्रोग्राम हो रहा है रन, मेमोरी एलोकेट हो गई 2500 बाइट, और अब मैं स्टूडेंट्स का नाम एंटर कराता हूं ओनली 90, ठीक है, 90 स्टूडेंट्स का नाम एंटर कराता हूं और हर स्टूडेंट के नाम में
25 कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब जो मेमोरी का अलोकेशन होगा वो 2250 बाइट होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं 50। देखिए हमारा जो प्रोग्राम है उसको मेमोरी अलोकेट तो 2500 बाइट हो गई है, लेकिन अब जो मेमोरी यूज होगी वो 2250 बाइट होगी, यानी कि मेरे पास 250 जो बाइट है वो मेमोरी रिजर्व है, लेकिन उनका यूज नहीं होगा, वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक मेथड डेवलप हुआ, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या करेंगे कि जब मैं डेटा एंटर कराऊंगा ना यूजर का 90 स्टूडेंट का, उसी टाइम इस डेटा को देख के कि 90 स्टूडेंट का डेटा मिला है तो वो मेमोरी 90 स्टूडेंट्स के डेटा को मैनेज करने के लिए ही एलोकेट करेगा, यानी कि 2250 बाइट ही मेमोरी एलोकेट करेगा। ऐसे में क्या होगा, हम बच जाएंगे जो 250 बाइट है वो बेकार जाने से। देखिए एक अच्छे प्रोग्रामर की खासियत होगी कि उसका जो लिखा हुआ प्रोग्राम है वो इफिशियंट हो, यानी कि वो कम से कम मेमोरी कंज्यूम करे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इफिशियंट हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा काम करे। ये अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है, स्किल्स है, ठीक है। ओके, अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की तो बात हम कर चुके हैं, ठीक है। देखिए अब कोई भी वेरिएबल है, जैसे ये बना है वेरिएबल x, ठीक है, ओके, ये बना है ch, ये बना है f, ये वेरिएबल्स हैं या मैं कहूं ये एरे हैं, जो भी जब जब इनका यूज होगा तब तब ये क्रिएट होंगे, ठीक है, प्रोग्राम में, और जब इनका यूज खत्म हो जाएगा तब तब ये ऑटोमेटिकली ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि मेरे को इंट x, यानी कि x जो वेरिएबल है ऑटोमेटिकली बनेगा जब मेमोरी में, जब मेरे को इसकी यूज होगी, प्रोग्राम मैं रन कराऊंगा, उसको यूज करता रहूंगा तब, ठीक है ना। और जब मैं x को यूज कर लूंगा या मैं कहूं इन सब डेटा को यूज कर लूंगा, हमारा फंक्शन है वो चल लेगा, प्रोग्राम चल लेगा, उसके बाद क्या होगा कि ये सारे जो वेरिएबल है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो मेमोरी है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा कुछ होता नहीं, उसके लिए हम अलग फंडा है वो यूज करते हैं। देखिए अब हमने जाना है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में, अब जानते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हमने किया था जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है उनके जरिए, मैं लिख देता हूं, ठीक है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए जो मेमोरी एलोकेट होगी, या मैं कहूं सॉरी, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए हम जो वेरिएबल बनाएंगे उनको मेमोरी मिलेगी स्टैटिकली, इस वाले मेथड से, ठीक है। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मेरे को ये वाला मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो मेमोरी स्टैटिकली हो जाएगी। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है मैलोक, ओके, दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम है कैलोक, ओके। अब बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैलोक फंक्शन है वो क्या करता है। देखिए जब भी मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कराऊंगा, यानी कि मेरे को एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, ओके, तो यहां पे अब हम वेरिएबल का नाम नहीं देंगे, हम वेरिएबल को उसको उसके एड्रेस से एक्सेस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैलोक फंक्शन है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ओके, और कॉल होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब मेरे को कितनी मेमोरी का ब्लॉक बनाना है वो एक इंटीजर वैल्यू, यानी कि मेरे को बनाना है 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 4, ठीक है, ओके। इतना कुछ करने से, यानी कि मैलोक फंक्शन है उसमें मैं 4 जो डेटा है इंटीजर एज ए आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगा जब उसको मैं कॉल करूंगा तब, ठीक है। इससे क्या होगा, एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बनेगा। अब जो 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बन गया है वो डिसाइडेड नहीं है कि वो किस टाइप के डेटा को अपने अंदर रखेगा। देखिए हमारे जो C++ का जो कंपाइलर है हमारा, सॉरी ये देव C++ वाला कंपाइलर जो है, ठीक है ना, ये C और C++ दोनों को कंपाइल करता है, इसलिए इसमें इंट है वो भी 4 बाइट कंज्यूम करता है और जो फ्लोट है वो भी 4 बाइट कंज्यूम करता है। तो इस लिहाज से हम कह नहीं सकते हैं कि ये जो मेमोरी ब्लॉक बना है वो फ्लोट टाइप का बना है या इंट टाइप का बना है, ठीक है, ओके। अब जो मैलोक है ये एज ए आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, ठीक है, और उतने का मेमोरी ब्लॉक बना देता है।
लेकिन ये रिटर्न में पता है क्या देता है, ये रिटर्न में देता है एक पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, यानी कि एक ऐसा एड्रेस, या मैं कहूं उस वॉइड पॉइंटर का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या है, ये बदले में हमें उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस देगा, ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड। यानी कि देखिए हमने बात की ना कि अभी ये सिर्फ मेमोरी ब्लॉक बना है, इसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ये हमें उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस देगा जिसका कोई डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, और वो मेमोरी ब्लॉक का साइज क्या है जो हमने यहां पे पास कराया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये बनाना है कि ये जो मेमोरी ब्लॉक हो वो एक इंटीजर हो, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, जिसका डेटा टाइप होगा इंट, ठीक है, और मैं यहां पे p में उस एड्रेस को असाइन करूंगा, ठीक है। देखिए जो मैलोक ने जो एड्रेस मेरे को दिया है वो है वॉइड टाइप का, यानी कि जिसका डेटा टाइप कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जब उस एड्रेस को रिसीव कर रहा हूं तो एक पॉइंटर वेरिएबल में रिसीव करूंगा, क्योंकि एड्रेस को रिसीव करने की कैपेसिटी सिर्फ उस वेरिएबल्स में है जो पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल की कैपेसिटी नहीं है कि वो एड्रेस को स्टोर कर सके। तो यहां पे जो मैलोक मेरे को दे रहा है वो है वॉइड पॉइंटर, यानी कि एक डेटा टाइप है, सॉरी एक मेमोरी ब्लॉक है जिसका कोई डेटा टाइप नहीं है, और मैं रिसीव किस में कर रहा हूं, इंट टाइप के पॉइंटर में, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है गलत है, क्योंकि अब तक हम पढ़ते आए हैं कि जो इंट टाइप का पॉइंटर है वो इंट टाइप की मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस असाइन करेगा, इंट का ही, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस आए वो मेरे को कन्वर्ट होके आए, किस में आए, इंट टाइप के पॉइंटर में। मैं ऐसा कुछ करके कोड लिख दूंगा, ठीक है, ओके। अब यहां पे हुआ क्या है कि अब इस इतने कोड से एक मेमोरी ब्लॉक बना है जिसका साइज है 4 बाइट, ठीक है, और वो किस टाइप का है, इंट टाइप का है, ठीक है, और उसका एड्रेस p में है, ठीक है, ओके। p में उसका एड्रेस है, उसका नाम नहीं है कोई भी, यही खासियत है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, यानी कि जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करते हुए कोई मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो उस मेमोरी ब्लॉक का कोई नाम नहीं होता है, हम उसको एक्सेस करेंगे उसके एड्रेस के जरिए। देखिए अब मेरे को क्या करना है, ये जो मेमोरी ब्लॉक बना है ना 4 बाइट का, मेरे को इसमें कोई वैल्यू रखनी है, ठीक है, मान लीजिए मेरे को वैल्यू उसमें 100 एंटर करानी है, ठीक है। तो p में क्या है, p क्या है, पॉइंटर है, ठीक है ना, पॉइंटर में क्या है, उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए वो देखिए यहां पे मैंने अगर x में कोई वैल्यू मेरे को असाइन करनी होती तो मैं क्या करता, x इक्वल 100 कर देता, ठीक है, ओके। लेकिन मेरे को x का नाम यूज नहीं करना, मैं चाहता हूं कि x के एड्रेस से उसमें डेटा असाइन कराऊं, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और वो वेरिएबल कैसा होगा, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, और उसमें मैं x का एड्रेस असाइन कराऊंगा, मैं लिखता हूं एड्रेस ऑफ x, ओके। अब मैं क्या करूंगा, एड्रेस ऑफ x पे कोई वैल्यू असाइन कराऊंगा, एड्रेस ऑफ x पे मैं वैल्यू असाइन करा रहा हूं 100। देखिए अब तक तो ये गलत है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसके आगे डी रेफरेंसिव ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टार और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एक मतलब कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो x इक्वल 100 बात वही है, ठीक है, ओके। चाहे मैं अब मैं क्या लिख सकता हूं, एड्रेस ऑफ x को p भी लिख सकता हूं, ओके। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं p और उसके आगे जो डी रेफरेंसिव ऑपरेटर है स्टार वो लगा ही सकता हूं, ऐसे कि ऐसे, और मैं 100 वैल्यू इसमें असाइन करा सकता हूं, ठीक है। देखिए अब चाहे ये 2 कमांड लिखूं चाहे ये 2 कमांड लिखूं, बात एक ही है, x में 100 जाके स्टोर होगा। यानी कि देखिए x का एड्रेस किस में है, p में, उस मेमोरी ब्लॉक का, यानी कि मेमोरी ब्लॉक क्या है, x है जिसका नाम है, तो मैं इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमें क्या करना है, x के एड्रेस से उसमें डेटा स्टोर करना है। तो x का एड्रेस किस में है, p में, तो मैं p के आगे स्टार लगा के वो वैल्यू रख दे रहा हूं। तो ऐसे ही क्या करूंगा, इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस किस में है, p में, तो मैं p के आगे स्टार लगा के वो वैल्यू रख दूंगा, ओके।
आप लोगों को पॉइंटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, या मैं कहूँ जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग इस वाले टॉपिक को समझ पाएंगे। देखिए मैंने क्या किया है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाले मेथड से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया जिसका साइज है 4 बाइट, और अब इसको मैं डिक्लेयर करता हूं, या मैं कहूं बताऊं कि ये किस टाइप का मेमोरी ब्लॉक बनेगा। तो मैंने लिख दिया, उसको टाइप कास्ट कर दिया है इंटीजर में, यानी कि मैंने जो एड्रेस था उसका वो इंटीजर टाइप का बना दिया, तो जाहिर सी बात है मेमोरी ब्लॉक भी इंटीजर टाइप का बन जाएगा, और उसको मैंने इंट टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में रिसीव कर लिया है। ठीक है, अब इसी कोड को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इंट की जगह मैं फ्लोट कर देता हूं। फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूं जिसका नाम है ptr। ठीक है, ओके, और मैं ptr में रिसीव करता हूं क्या, मैलोक की वजह से बना हुआ 4 बाइट जो मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस टाइप कास्ट किस में करता हूं मैं, फ्लोट के पॉइंटर टाइप में। ओके, इससे क्या होगा, मैं जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा ना यहां पे, उसमें असाइन कर सकता हूं फ्लोट वैल्यू, क्योंकि ये जो मेमोरी ब्लॉक बना है ये हमने इंटीजर टाइप का बनाया है। जहां जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा वो फ्लोट टाइप का बनेगा, तो मैं यहां से उसमें वैल्यू असाइन कर सकता हूं। देखिए मेरे को फिर से स्टार लगाना है, डी रेफरेंसिव ऑपरेटर जिसको बोलते हैं पॉइंटर के आगे। जैसे ही मैं किसी पॉइंटर के आगे स्टार लगाता हूं तो ये उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस पीटीआर में, पीटीआर में किसका एड्रेस है, इस वाले का। ओके, तो मैं रख देता हूं उसमें वैल्यू। अब मैं इसमें कोई भी फ्लोट वैल्यू एंटर करा सकता हूं, 78.98 कर देता हूं। ठीक है, एफ लिख देता हूं, इससे फ्लोट वैल्यू होती है, या आप चाहें तो एफ हटा भी सकते हैं, बात एक ही है। ओके, ये तो था मैलोक का फॉर्मेट। ठीक है, या मैं कहूं मैलोक से मेमोरी एलोकेशन करने का तरीका। देखिए इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है मैलोक से। ठीक है, देखिए मैंने यहां पे इंट एक्स से एक मेमोरी ब्लॉक बनाया। मान लीजिए मेरे को इंटीजर टाइप के 50 मेमोरी ब्लॉक बनाने हैं, तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का एरे बना लिया। ठीक है, अब मेरे को ये तो था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, मैं चाहता हूं कि मेरे को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए एरे बनाने हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये फंक्शन है ना कैलोक, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, ओके, मैं लिख देता हूं कैलोक। अब जब मैं इसमें जो आर्गुमेंट पास कराऊंगा वो एक नहीं दो होगा। पहला जो आर्गुमेंट होगा वो होगा मेमोरी ब्लॉक का साइज। मान लीजिए मेरे को मेमोरी ब्लॉक बनाने हैं, इंटीजर टाइप के 50 मेमोरी ब्लॉक बनाने हैं, तो मैं लिखूंगा 4 कोमा लगा के 50। ठीक है, इससे क्या होगा, एक एरे बनेगा। ठीक है, इंटीजर टाइप का। अभी देखिए फिलहाल डिसाइडेड नहीं है किस टाइप का है, कैलोक फंक्शन है। और देखिए ये भी रिटर्न कर रहा है एक वॉइड पॉइंटर, यानी कि एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है उसमें, इस मेमोरी ब्लॉक का या इस एरे का, जिसका कोई अभी नेचर नहीं है कि किस टाइप का डेटा ये अपने अंदर रखेगा। तो मैं इसको टाइपकास्ट कर देता हूं इंट स्टार लगा के, और इसको रिसीव करूंगा एक वेरिएबल में, पॉइंटर वेरिएबल में, और मान लीजिए उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम है ए। ठीक है, तो मैं ऊपर पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, स्टार ए। ठीक है, देखिए अब एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर मेरे को सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक बनाना है तो मैं मैलो फंक्शन का यूज करूंगा, यानी कि कोई वेरिएबल बनाना है। ठीक है ना, हालांकि यहां पे वेरिएबल की बात नहीं चलेगी, यहां मेमोरी ब्लॉक की बात चलेगी। बात एक ही है, चाहे आप चाहें तो उसको वेरिएबल बोल सकते हैं, लेकिन उस वेरिएबल का नाम नहीं होगा, सिर्फ एड्रेस होगा। ठीक है, अगर मेरे को बनाना है कोई एरे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाले मेथड से, तो मैं यूज करूंगा कैलोक फंक्शन को। यहां पे मैंने जो एरे बनाया है वो बनाया है इंटीजर टाइप का। ठीक है, इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया है, उस एरे का कोई नाम नहीं है, लेकिन उस एरे का जो एड्रेस है वो ए में है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को कोई वैल्यू रखनी है। ठीक है, 50 ब्लॉक बन गए हैं। अब वो जो 50 ब्लॉक होंगे, मान लीजिए 50 ब्लॉक बन गए। ठीक है ना, और वो 50 ब्लॉक जो मेमोरी कंज्यूम करेंगे वो कंटिन्यूसली करेंगे, जैसा अपना एरे कंज्यूम करता है वैसे ही। ठीक है, और मान लीजिए मैं स्टैटिकली एक एरे बनाता हूं, एरे का नाम दे देता हूं मैं ARR। ठीक है,
और एरे का साइज ले लेता हूं मैं 50। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंटीजर टाइप का एरे बना लेता हूं मैं। ठीक है, इन टाइप का ये है, स्टैटिकली मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूं मैं यहां पे इसका। ठीक है ना, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। इससे क्या होगा कि वेरिएबल्स बनेंगे, वो किस टाइप के होंगे, इन टाइप का AAR0, इन टाइप का ARR1, इस टाइप के वेरिएबल बनेंगे 49 तक। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं इंट ARR49, इतने वेरिएबल बनेंगे। ठीक है, ओके। देखिए इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है, तो ये 1 से 49, तो 49 ही, और 0 ये 50 हो गया टोटल। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जो ये एरे है इसका नाम यूज नहीं करना है मेरे को। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि इसके फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक में, ये जो मैंने एरे बनाया है ना, इसके फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक बनेगा जो मैं ये वाला इज ARR0। ठीक है, इसमें मैं चाहता हूं 100 लिखूं, तो मैं इक्वल करके 100 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया है, एरे का नाम यूज किया है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एरे का नाम यूज ना करूं, तो मैं लिख सकता हूं एक, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिसका नाम दे देता हूं मैं i। ठीक है, और मैं i में क्या करता हूं, एड्रेस रख लेता हूं, किसका, एरे का। देखिए आप अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करते हैं, एरे का नाम भर लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा कि एरे का जो फर्स्ट वेरिएबल का जो एड्रेस होगा ना, ये ARR0 का, वो i में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो एड्रेस है ARR0 का, मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है, वो i में आके स्टोर हो गया है। ठीक है, ओके। अब मेरे को इसके एड्रेस से इसमें डेटा स्टोर कराना है, तो मैं लिखूंगा डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर और i इक्वल 100। अब चाहे मैं ये कोड लिखूं, ये कोड लिखूं, या फिर ये ऊपर वाला कोड लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, देखिए i में किसका एड्रेस है, ARR0 का, यानी कि इसका बेस एड्रेस, फर्स्ट जो इसका वेरिएबल है उसका एड्रेस। ओके, और उसके आगे मैं डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा देता हूं। इसका मतलब क्या है कि अब i उसको पॉइंट करेगा जिस वेरिएबल का इसमें एड्रेस है, और इस वेरिएबल का एड्रेस किसका है, इसी वेरिएबल का एड्रेस है। इस वेरिएबल में i में जो एड्रेस है वो किसका है, इस वाले वेरिएबल का एड्रेस है, तो मैं इसमें 100 असाइन करा सकता हूं। ठीक है, ये तो था स्टैटिकली डेटा असाइन, मतलब डिक्लेयर करके और उसमें वैल्यू असाइन करनी। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास, और ऐसे ही देखिए वो i प्लस, मैंने बताना छोड़ दिया उसको, स्टार i इक्वल करके मैंने 100 असाइन किया, तो वो फर्स्ट वाले मेमोरी ब्लॉक में उसका डेटा चला गया। अब मेरे को अगर उसके सेकंड मेमोरी ब्लॉक में डेटा स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, i प्लस 1। अब क्या होगा, पॉइंटर जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रख लेगा। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम टाइप का बनाया है। देखिए मैंने एक एरे बनाई है, मान लीजिए इंटीजर टाइप का, जिसका नाम है कैपिटल A और उसका साइज है 5। ठीक है, तो 5 मेमोरी ब्लॉक बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट वाले का नाम होगा A0 और लास्ट वाले का नाम होगा A4। ठीक है, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, पॉइंटर जैसे बनाया है, इंट i। ठीक है ना, थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है यहां से। मान लीजिए मैंने बनाया है इंट स्टार i। ठीक है, ये तो स्टार i इधर लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं, फॉन्ट को छोटा करता हूं। कुछ हद तक दिखने लगे, हाँ ये ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल एक एरे बनाया इंटीजर टाइप का, और एक मैंने वेरिएबल बनाया है इंट टाइप का। ठीक है, वेरिएबल क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है i नाम का, मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया। उसमें मैंने क्या असाइन किया है, a का जो बेस एड्रेस है, सिर्फ एरे का नाम भर लिख दोगे तो उसका जो बेस एड्रेस है वो उसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि A0 का जो एड्रेस है वो i में आ गया है। ठीक है, अब मेरे को एरे का नाम यूज नहीं करना है, इसका एड्रेस यूज करना है और उसमें वैल्यू असाइन करनी है। तो मैं i के आगे, देखिए A0 का एड्रेस किस में है, i में,
तो मैं आई के आगे स्टार लगा के इक्वल 100 करूंगा ना, असाइन 100 करूंगा, तो आई में यानी कि A0 में वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब पॉइंटर वेरिएबल कौन सा है, आई है, तो मैं इसमें एक वैल्यू एंटर करूंगा i+1 और उसके आगे स्टार लगा के 101 लिख दूंगा, तो जो 101 वैल्यू है वो इस वाले मेमोरी ब्लॉक में आ जाएगी। ठीक है, 101 और यहां पे आ जाएगी 100। ठीक है, तो हम पॉइंटर का यूज करके वैल्यू ऐसे असाइन करा सकते हैं। ठीक है, ओके, आते हैं प्रोग्राम पर। अब मैंने क्या किया है, एक एरे बनाया है और जिसको मैंने टाइप कास्ट किया इंट में, और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है इंट टाइप का, और उसमें एरे का एड्रेस असाइन कर लिया है। ठीक है ना, ये एड्रेस मैंने रख लिया है इस एरे का, किसमें, इस पॉइंटर वेरिएबल ए में। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मैं वैल्यू असाइन कराऊंगा, ये जो मेमोरी ब्लॉक बनाया ना, या जो एरे बनी है ये, ठीक है, इसके फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक में मेरे को क्या करना है, एक वैल्यू असाइन करनी है 100। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार ए, ठीक है ना, क्योंकि मेमोरी ब्लॉक, फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस ए में है, इक्वल 100। तो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के आगे स्टार लगाने का मतलब क्या है, वो उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस इसमें है, और ए में फिलहाल किसका एड्रेस है, इसका बेस एड्रेस, यानी कि ये जो 50 वेरिएबल बने हैं ना इस मेमोरी ब्लॉक में, उसका फर्स्ट वाला जो जिसका इंडेक्स होगा 0, उसका उसमें जो वैल्यू है वो 100 जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, अब मेरे को क्या करना है, उसके सेकंड वाले नेक्स्ट ब्लॉक में मेरे को कोई 1001 वैल्यू रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट करूंगा, पॉइंटर क्या है A+1 करूंगा और उसके आगे स्टार लगा के, सॉरी ब्रैकेट के बाहर स्टार लगाना है, इक्वल 101 या फिर 1001 वैल्यू असाइन करनी, तो ऐसे कर दूंगा। ठीक है, ये तरीका है वैल्यू असाइन करने का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते वक्त, या मैं कहूं पॉइंटर का यूज करते हुए। ठीक है, ओके, अब ये तो बात थी कैलोक और मैलोक की, जिसमें हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो वेरिएबल्स बने थे ये क्या थे, जब इनका यूज हुआ, मतलब जब इनका यूज होना था तो ये ऑटोमेटिकली बन गए, और जब इनका यूज हो चुका है, जब इनका काम हो गया, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, देखिए लेकिन ये जो वेरिएबल बने हैं ना, या मैं कहूं ये जो मेमोरी ब्लॉक बने हैं, ठीक है, ये जो एरे बना है जिसका एड्रेस ए में है, जिसका बेस एड्रेस पॉइंटर ए में है, यहां पे एक मेमोरी ब्लॉक बना है फ्लोट टाइप का जिसका एड्रेस है PTR में, ठीक है, और यहां पे एक इंटीजर टाइप का मेमोरी ब्लॉक बना है जिसका एड्रेस है P में। ये सब ऑटोमेटिकली बनते नहीं है, हमने बनाए हैं कैलोक मैलोक फंक्शन इनकी वजह से। ठीक है ना, कैलोक और मैलोक के द्वारा। और जब ये प्रोग्राम यूज हो लेगा, ठीक है ना, यूज हो जाएगा, तब देखिए फिलहाल जो ये जो पॉइंटर बना है ना, ये तो डिक्लेरेशन सिंटैक्स के जरिए बनाया, मैं कहूं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए बनाया है, तो ये तो इनका जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगा। ठीक है, ये भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ये भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। देख, क्योंकि मैंने इंट स्टार पी लिखा है, यहां भी इंट फ्लोट स्टार पी मैंने डिक्लेयर कर रहा हूं ना, जैसे ये इंट किया है, तो लेकिन ये वाला होगा, ये डीएमए के जरिए एलोकेट होगा, ये डीएमए के जरिए एलोकेट होगा। ठीक है, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये वाले पॉइंटर वेरिएबल्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये PTR डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये बना है ना PTR, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये इंट A डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टार A, इंट पॉइंटर P डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जो मेमोरी ब्लॉक बने हैं। ठीक है, अगर P जो वेरिएबल है जो इनको बता रहा है, इनका एड्रेस रख रहा है, अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये मेमोरी ब्लॉक तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन ये मेमोरी ब्लॉक बने जरूर रहेंगे, मेमोरी में कंज्यूम जरूर करेंगे, तो ये जो होंगे ये अनयूज मेमोरी ब्लॉक होंगे। ठीक है, ओके, तो इस झंझट से बचने के लिए, या मैं कहूं इन मेमोरी ब्लॉक को हटाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं फ्री। ठीक है, उसको हम कॉल करेंगे और मैं बारी बारी एक एक वेरिएबल पास कराऊंगा। वेरिएबल कौन सा, पॉइंटर, वो पॉइंटर जिसमें उनका एड्रेस रखा है। इस वाले वेरिएबल का एड्रेस किसमें रखा है, P में, तो मैं यहां पे लिख दूंगा फ्री P, FREE फ्री P। जब हमारा देखिए प्रोग्राम में जब सारा काम हो जाएगा ना, नीचे नीचे जाके हम इस वाले मेमोरी ब्लॉक को फ्री करना चाहते हैं, तो मैं लिख दूंगा फ्री P
ओके, इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। मैंने फ्री पी को फ्री कर दिया, मैं यहाँ पे पीटीआर को फ्री कर दूंगा, पीटीआर पॉइंटर उसको फ्री कर दूंगा और यहाँ पे आके मैं ए को फ्री कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये जो मेमोरी ब्लॉक बने हैं ना, इनको हम फोर्सफुली फ्री कर देंगे फ्री फंक्शन के जरिए, और ये जो पीटीआर वेरिएबल बना है, पी वेरिएबल बना है और ए वेरिएबल बना है, ये वाले ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि ये एसएमए के जरिए बने हुए हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए। और इनसे क्या होगा, ये जो मेमोरी ब्लॉक बनाए हैं ना कैलोक मैलोक के जरिए, ये डिस्ट्रॉय होंगे। फ्री जो फंक्शन है वो सिर्फ उस मेमोरी ब्लॉक को फ्री करेगा जो कैलोक और मैलोक के जरिए बना है, ठीक है ना, सिर्फ कैलोक और मैलोक के जरिए। ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम रन टाइम मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है हमारे फंक्शन में मेमोरी जो ब्लॉक बना हुआ है ना, उसको रिसाइज करने की जरूरत पड़ जाती है। यानी कि मैं चाहता हूं कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, इसमें मैंने असाइन करा दी 100 वैल्यू, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये इंटीजर टाइप का नहीं होना चाहिए, या मैं कहूं ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसका साइज डबल टाइप का हो, जिसका बाइट हो 8 बाइट हो, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं रीअलोक, ठीक है ना, मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा, उसको लिखते हैं REALLOC, रीअलोक, ठीक है, ओके। अब इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट पास होंगे, ठीक है। पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो पास होगा उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस। इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस कहां है, इस वेरिएबल में, ये जो पॉइंटर बनाया ना हमने, तो मैं इस पॉइंटर को नाम लिख देता हूं P और कोमा लगा के, अब मेरे को इस मेमोरी ब्लॉक को कितने साइज का बनाना है। ये यहां पे 4 बाइट का था, मैं चाहता हूं अभी ये 8 बाइट का हो जाए, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 8 और फिर सेमीकोलन लगा के इस कोड को खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये 8 बाइट का हो गया है, ठीक है, ओके। और इसमें जो डेटा है वो अपने आप कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया क्या, ये जो मेमोरी ब्लॉक बना था ना 4 बाइट का, ये अब 8 बाइट का हो गया, ठीक है। अब इसका जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो वॉइड टाइप का रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको टाइपकास्ट करूंगा। अब 8 बाइट के लिए मेरे को किस में रखना है, डबल में रखना है ना, तो मैं इसको टाइपकास्ट करूंगा DOUBLE, डबल, और स्टार लगा के। देखिए इतना कुछ लिखने का, इस कोड का डबल स्टार लिखने का मतलब क्या है कि ये जो एड्रेस रिटर्न करेगा ना रीअलोक एक मेमोरी ब्लॉक को, इस मेमोरी ब्लॉक को रिसाइज करेगा, फिर इसका एड्रेस रिटर्न करेगा, वो वॉइड टाइप का करेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि जो 8 बाइट का जो मेमोरी ब्लॉक मैंने बनाया है वो डबल टाइप का मेमोरी ब्लॉक बने और उसका एड्रेस मेरे को रिटर्न करे। तो मैंने ये कोड लिखा है। अब डबल टाइप का मेमोरी ब्लॉक तो बन गया है, ठीक है। तो मेरे को उसको रिसीव करने के लिए डबल टाइप का पॉइंटर चाहिए, तो मैं डबल लिखता हूं DOUBLE और स्टार एक पॉइंटर बनाता हूं टी के नाम से, ठीक है। और मैं टी जो वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, उसमें उसका इस मेमोरी ब्लॉक का जो रिसाइज हो गया उसका एड्रेस स्टोर कर लूंगा, ठीक है। और बाद में जब मेरा काम हो जाएगा और मेरे को जब टी को फ्री कराना पड़ेगा तो मैं फ्री फंक्शन को कॉल करके पॉइंटर टी को पास करा दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे को ये जो जितने भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किए हूं सब फ्री हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। देखिए ये जो टॉपिक है या ये जो वीडियो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिहाज से भी और सब्जेक्ट के लिहाज से भी, इंजीनियरिंग के लिहाज से भी। तो आप चाहें तो इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।